Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntashir. This is the second lecture of breathing and exchange of gases. In first lecture हमने उसमें देखा कि what is the need of the respiration, after that how respiration is a physiochemical process, after that human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है बेटा, तो देखिए वहां पे जो मैंने पढ़ाया था ना हाउ रेस्पिरेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, वहां से एक क्वेश्चन बना था मणिपुर में जब नीट हो गया. ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स. ये जो दो टॉपिक है ना बेटा, ये हम आज कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, और आई होप कि एक क्वेश्चन यहां से जरूर नीट 2025 में बनेगा. और अगर आप बेटा अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है. ठीक है, तो आप बेटा हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, अभी मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, देखो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द ब्रीदिंग? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, सो दैट कि हम ब्रीदिंग कर पाते हैं. बिफोर दिस आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी जो ये कैविटी है ना, ये थोरैक्स कैविटी एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चेंबर है. ठीक है, डायफ्राम के ऊपर आता है थोरैक्स कैविटी. जो थोरैक्स कैविटी है ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है. जो इसमें एयर की टाइटनेस है ना, उसी की वजह से बेटा हम क्या कर पाते हैं, हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, हम ब्रीदिंग कर पाते हैं. आप बोलोगे सर ये कैसे एयर टाइट चेंबर है, वो कौन सा चीज है जो इसको एयर टाइट चेंबर बनाता है? देखिए बेटा, पहले आप लिखोगे थोरैसिक कैविटी जो है ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है. क्या बेटा, ये एयर टाइट चेंबर है. ठीक है, एयर टाइट चेंबर. देखिए एयर टाइट चेंबर कौन चीज है, क्या चीज इसको बनाता है. ठीक है, नंबर वन अगर हम देखते हैं बेटा, तो डॉर्सली, ठीक है, पीछे साइड से डॉर्सली, इसको हम डॉर्सली कहते हैं. डॉर्सली इट इज बाउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम से ये बाउंड है डॉर्सली. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम. वेंट्रली बोले तो आगे साइड. ठीक है, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, आगे स्टर्नम से ये बाउंड होता है, ठीक है बेटा, कौन, थोरैक्स कैविटी. एंड अगर हम देखेंगे उसके बाद लेटरली अगर हम बात करेंगे, लेटरली साइड में, ठीक है, लेटरली ये होता है बाउंड रिब्स से. ठीक है बेटा, एंटीरियरली, उसके बाद एंटीरियरली बेटा, एंटीरियरली ये बाउंड होता है बेस ऑफ द नेक से. किसे, बेस ऑफ नेक से. और अगर हम बात करेंगे बेटा पोस्टरली बोले तो नीचे साइड से. पोस्टीरियरली ये बाउंड होता है डोम शेप्ड डायाफ्राम. ठीक है, डायाफ्राम. तो मैंने पहला पॉइंट यहां भी मैंने बोला, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है ना, जो डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है, इसी में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये एयर टाइट चेंबर है. आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर हाउ और थोरैसिक कैविटी इज एयर टाइट चेंबर. मैं बोल रहा हूं कि थोरैक्स कैविटी जो है ये बाउंड होती है. अगर हम डॉर्सली की बात करें, पीछे देखेंगे, पीछे की तरफ हमारी थोरैक्स कैविटी इट इज बाउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. अगर हम आगे देखेंगे वेंट्रली, ठीक है, वेंट्रली किससे है, वेंट्रली ये स्टर्नम से. यहाँ पे स्टर्नम होता है जो हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम होता है, वेंट्रली इट इज बाउंडेड बाय स्टर्नम. डॉर्सली इट इज बाउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. और अगर हम इसके बाद देखेंगे लेटरली अगर हम साइड से देखेंगे, ये थोरैक्स कैविटी साइड से ये बाउंड होती है रिब से. किसे, रिब से. आगे हम सब आप जानोगे एट द एंड ऑफ दी 6 यूनिट्स आफ्टर दैट आपको हर कोई चीज पता चलेगा. ठीक है, तो ये लेटरली ये थोरैक्स कैविटी होती है, किससे बाउंड, किससे होती है, रिब से. ठीक है, उसके बाद एंटीरियरली यानी ऊपर
ऊपर साइड से बेस ऑफ द नेक होता है, ऊपर साइड से बेस ऑफ द नेक होता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्टीरियरली, नीचे साइड से डायफ्राम होता है। और यही चीज इसको एयर टाइट चेंबर बनाता है। किसको? thoracic cavity को। as thoracic cavity is bounded by dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and अगर हम बात करेंगे anteriorly by the base of the neck, and posteriorly by the dome shaped diaphragm। तो ये एयर टाइट चेंबर है, ठीक है बेटा, ये एयर टाइट चेंबर है। अब आपको आया समझ कि जो थोरैक्स कैविटी है, जिस थोरैक्स कैविटी में हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ये एयर टाइट चेंबर है। क्या बेटा? एयर टाइट चेंबर। इट मींस दैट कि देयर इज अ टाइटनेस ऑफ एयर इनसाइड, ठीक है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या? मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। आप हेडिंग लिखे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग के पीछे क्या मैकेनिज्म है बेटा। देखिए, आप पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज एन ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन, and relaxation, of two types of muscles, it's an alternate contraction and relaxation of two types of muscles। दो टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी अल्टरनेट कंट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से हमारा ये मैकेनिज्म पूरा हो जाता है, हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। सर वो कौन से दो मसल्स है बेटा? आप लिखेगा, नंबर 1 इज द डायफ्राम मसल। क्या मसल? diaphragm, diaphragm muscle। नंबर 1 इज diaphragm muscle, एंड नंबर 2 बेटा, इसको जो diaphragm muscle है ना, इसको हम phrenic muscle भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? phrenic muscle भी कहते हैं बेटा। एंड नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 2 मसल होती है इंटरकोस्टल मसल। तो इन दो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जब डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगी ना या रिलैक्स करेंगी, ये अल्टरनेटली करते हैं, और अल्टरनेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या हो जाता है बेटा? सर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बराबर हो जाता है, सर ब्रीदिंग हम कर पाते हैं, ठीक है। जो ये डायफ्राम मसल है ना बेटा, डायफ्राम मसल हमारे डायफ्राम में प्रेजेंट होता है, जो हम अभी डायग्राम में आपको समझा देंगे, ठीक है। डायफ्राम मसल, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड द फेरेनिक मसल। एंड नंबर 2 इज द इंटरकोस्टल मसल, जो ये हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरकोस्टल मसल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला, ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, 1996 में एक क्वेश्चन आया था कि इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप अभी 2025 में हो, आपको तो ये पता होना चाहिए इंटरकोस्टल मसल कहां पे है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डायफ्राम मसल एंड इंटरकोस्टल मसल। तो जब ये दो मसल्स अल्टरनेटली कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे ना, उसी की वजह से हम ब्रीदिंग कर पाएंगे। तो इसको अब हम खोल के हम देखेंगे कैसे इंस्पायरेशन हो जाती है और कैसे एक्सपायरेशन हो जाती है, क्या क्या चेंजेस अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये पहले आप लिखिए, उसके बाद वीडियो को पास कीजिए बेटा और लिखिए, ठीक है। तो ये अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है दो टाइप्स ऑफ मसल्स की, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ मसल। नंबर 1 इज द डायफ्राम मसल, आल्सो कॉल्ड डायफ्राम मसल इज आल्सो कॉल्ड फेरेनिक मसल, ठीक है। फेरेनिक मसल ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर फेरेनिक मसल ही लिखता है, ठीक है, फेरेनिक मसल, ठीक है। Number 2 is the intercostal muscle. इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जो ये इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है ना, ये दो टाइप्स की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एंड नंबर 2 इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है एंड नंबर 2 इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये आपने याद रखा, इन दोनों की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से हम क्या कर पाते हैं, हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, ठीक है बेटा, हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं,
देखिए बेटा, हम पहले जनरल ओवरव्यू देते हैं इसका, ठीक है, सो दैट कि जब हम कंसेप्ट में घुसेंगे उसके बाद आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जब डायफ्राम मसल, याद रखना, जब डायफ्राम मसल एंड इंटरकोस्टल मसल, जब ये बेटा दोनों कंट्रैक्ट करते हैं ना, जब ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं ना, उसकी वजह से बेटा, उसकी वजह से इंक्रीज होता है थोरैकस वॉल्यूम। क्या बेटा? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि जब डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये कंट्रैक्ट करेगी ना, इनकी कंट्रैक्शन से अल्टरनेटली कंट्रैक्शन करेंगे, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे ना, इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम। जब थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इट मींस दैट कि इंस्पायरेशन हो जाएगी, आप इंस्पायरेशन कर पाओगे, आप यहां से एयर लंग्स में ले पाओगे, ठीक है बेटा। इंस्पायरेशन हो जाएगी, ठीक है, इंस्पायरेशन हो जाएगी। तो जब डायफ्राम मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगी ना बेटा, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम। जब इंक्रीज हो गया थोरैकस वॉल्यूम तो इंस्पायरेशन हो जाएगी, बट अगर हम बात करेंगे किसकी? एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में क्या हो जाता है? नंबर 1, डायफ्राम मसल आल्सो कॉल्ड द फेरेनिक मसल, डायफ्राम muscle plus external intercostal muscle, internal intercostal muscle। जब ये बेटा रिलैक्स करेंगे ना, रिलैक्स करने के बाद ये डिक्रीज हो जाएगा अंदर थोरैकस वॉल्यूम। जब डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम, उसकी वजह से एक्सपायरेशन हो जाएगी बेटा, ठीक है। So I am talking about during normal breathing, अभी आप बैठे हो, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप अभी नॉर्मल ब्रीथ करते हो, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान मैं आपको समझा रहा हूं क्या क्या हो जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों कंट्रैक्ट करेंगे, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज होने से थोरैकस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब थोरैकस प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इंस्पायरेशन आप कर पाओगे। जब यही दोनों मसल्स, कौन डायफ्राम मसल एंड बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब ये रिलैक्स करेंगे ना बेटा, तो अंदर डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस प्रेशर। जब थोरैकस प्रेशर इंक्रीज हो गया तो आप एक्सपायरेशन कर पाओगे। बट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करेंगे बेटा, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग अगर हम बात करेंगे, आई होप कि आप नोटिस बनाते होंगे, ठीक है। During the forceful breathing में क्या हो जाता है? इसका मैकेनिज्म अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। During forceful breathing क्या हो जाता है? जब डायफ्राम मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या हो जाता था? नॉर्मल ब्रीदिंग में इंक्रीज हो जाता था थोरैकस वॉल्यूम। बट जब फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, अभी मैं दिस इज फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कंट्रैक्ट करेगी ना, तो यहां से डिक्रीज हो जाता है थोरैकस वॉल्यूम। क्या होता है? डिक्रीज होता है थोरैकस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। थोरैकस वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से एक्सपायरेशन फिर हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सपायरेशन हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान ये जो दो मसल्स कंट्रैक्ट करें ना, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम। इट मींस दैट अपोजिट टू द नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाता है। और जब ये रिलैक्स करेंगे ना बेटा, कौन डायफ्राम मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल,
इंटरकोस्टल जब ये रिलैक्स करेंगे ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम। जब इंक्रीज हो गया थोरैकस वॉल्यूम, उसकी वजह से इंस्पायरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इंस्पायरेशन हो जाती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। अगर बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करेंगे, अपोजिट होता है टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग से अपोजिट होता है। क्या होता है सर? आप बताए बेटा क्या होता है? मैं बताऊंगा, फिर से 10 बार बताऊंगा, क्योंकि क्लास में ही याद करना है, ठीक है, और कंसेप्चुअल तरीके से याद करना है। मैंने बोला फोर्सफुल ब्रीदिंग में जब डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे ना, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है थोरैकस वॉल्यूम और हम एक्सपायरेशन कर पाते हैं। और जब ये दोनों मसल्स कौन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल, जब ये ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग जब ये रिलैक्सेशन करेंगे ना, उसकी वजह से इंक्रीज होता है थोरैकस वॉल्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, व्हाइल एज ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग। व्हाइल एज अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, ये दोनों मसल कंट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम। जब थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से इंस्पिरेशन हम कर पाएंगे। व्हाइल एज अगर हम देखेंगे जब ये रिलैक्स से दो मसल्स करते हैं ना, उसकी वजह से डिक्रीज होता है थोरैकस वॉल्यूम। जब डिक्रीज हो गया थोरैकस वॉल्यूम, तो उसकी वजह से हम एक्सपायरेशन कर पाते हैं। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में अपोजिट होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में एक चीज होता है, उसमें अपोजिट होता है नॉर्मल ब्रीदिंग से, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस है वहां पे आपको बस थोरेटिकली या थ्योरी के फॉर्म में या वहां पर मिलेगी, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, विदाउट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरा अभी वो सेटअप नहीं है, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, सो दैट कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता, बट मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, सो दैट कि आप समझो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसी डायग्राम बनाई है, डायग्राम एनसीईआरटी ने, ठीक है। दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम। व्हाट इज दिस? दिस इज द डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है बेटा। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टर्नम, ठीक है बेटा, दिस इज स्टर्नम। ये क्या है सर? ये रिब्स है ना, रिब्स, ऐसे ही डायग्राम बना की है, ठीक है, ये रिब्स है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ मसल होती है, ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ मसल होती है। तो यहां से आप पहले देखना, दिस इज डायफ्राम एंड दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जो यहाँ पे मसल मैंने बनाई ना ये वाली, दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या है बेटा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा? सर ये डायफ्राम है, इस पे डायफ्राम मसल होती है, ठीक है। जब ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दिस इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पे डायफ्राम मसल होती है, ठीक है। एक मिनट बेटा। तो यहां पे क्या हो जाता है, जब डायफ्राम मसल क्या करेगी, अगर डायफ्राम मसल ने कंट्रैक्ट किया, इफ डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट्स, अगर डायफ्राम मसल बेटा कंट्रैक्ट करेगी ना, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सर थोरैकस वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाएगा, थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। थोरैकस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब थोरैकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट ये कैसे इंक्रीज हो जाएगा सर? ये एंटीरियो पोस्टरली हो जाएगा सर, ये एंटीरियो पोस्टरली हो जाएगा। कहां? एंटीरियो पोस्टरली इंक्रीज हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज हो गया थोरैकस वॉल्यूम, ठीक है। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बेटा कंट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी बेटा?
जब ये कंट्रैक्ट करेगी सर, जब ये कंट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से सर इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इट मींस दैट कि थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट कहां से हो गया, यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियरली, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज। बट यहाँ पे कैसे हो जाता है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगी ना तो डॉर्सोवेंट्रली पीछे से आगे, ठीक है, डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो जाएगा, डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जब डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करेगी, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जब डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करेगी ना मेरा बेटा, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सर। जब थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इट मींस दैट कि थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंटीरियर पोस्टरली, नीचे से आगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर एंटीरियर पोस्टरली। और सर जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगी ना सर, उससे भी तो इंक्रीज होता है थोरेकस वॉल्यूम सर, बट थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज होता है डॉर्सोवेंट्रली आगे से पीछे, ठीक है, एंटीरियर पोस्टरली ऐसे, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज होता है इट मींस दैट कि टोटल थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी डायग्राम है। एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये डायफ्राम है ना, ये ऊपर उठ जाती है। देखो अगर आप यहाँ पे हाथ होंगे ना, डायफ्राम ऊपर उठ जाती है, ठीक है बेटा, ये इसका जो शेप है ना ये फ्लैट हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम इज डोम शेप्ड, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये फ्लैट हो जाती है और रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स क्या हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है ये दो चीजें। चलिए आगे, तो चलिए आगे बेटा, पहले हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं, बेटा, एक सेकेंड, इंस्पिरेशन। सो प्लीज अपनी कॉपी की हेडिंग लिखिए इंस्पिरेशन। क्या बेटा, इंस्पिरेशन हो गया, समझाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंस्पिरेशन। आप अभी ब्रीथ इन कर रहे हो, एयर को अंदर ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का पहला पॉइंट आप लिखोगे बेटा, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। क्या बेटा, इट इज एक्टिव प्रोसेस बोले तो एनर्जी की जरूरत है, देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। किसमें, इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या है सर, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा एक्टिव प्रोसेस। देखिए बेटा, जब यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब फेरेनिक मसल, ठीक है, फेरेनिक मसल हम यूज करेंगे क्योंकि आपको यही पे याद हो जाएगा, ठीक है। जब फेरेनिक मसल आल्सो कॉल्ड डायफ्राम मसल, जब फेरेनिक मसल सर जब फेरेनिक मसल कंट्रैक्ट करते हैं ना सर, जब ये कंट्रैक्ट करेगी ना सर, तो इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सर। थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब सर अंदर जो थोरेकस प्रेशर है ना सर ये डिक्रीज हो जाएगा, तो थोरेसिक प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। उसके बाद सर जब हम देखते हैं ना दूसरी मसल, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सर जब इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सर जब ये भी कंट्रैक्ट करेगी ना सर, तो उसकी वजह से सर इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम। क्या बेटा, क्या कैसी इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सर थोरेकस वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा ना इट मींस दैट डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर, थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बेटा, थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। उसके बाद पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे ना इंस्पिरेशन में, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, देयर इज अ नीड टू एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। देखिए तब तक मैं इंस्पिरेशन नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझ में एनर्जी नहीं है। देखो
जरूर ही मुझे एनर्जी चाहिए सो दैट कि मैं इंस्पिरेशन कर पाऊं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इट इज एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. पहले क्या होता है, जो डायफ्राम मसल है ना, डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करती है. जब डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करती है ना, उसकी वजह से इंक्रीज होता है थोरेकस वॉल्यूम. अभी मैंने बोला कहां से कहां होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर. तो मैंने इंस्पिरेशन की, देखिए मैंने इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन के दौरान पहले फेरेनिक मसल आल्सो कॉल्ड डायफ्राम मसल. डायफ्राम मसल ने क्या किया, डायफ्राम मसल ने बेटा कंट्रैक्ट किया. जब डायफ्राम मसल ने कंट्रैक्ट किया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, थोरेकस प्रेशर, थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सर. थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंटीरियो पोस्टरली. ठीक है, एंटीरियो पोस्टरली. ठीक है. उसके बाद सर दूसरी जो मसल है दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे होती है, जो मैंने रिब्स के बीच में दिखाई सर, वो भी कंट्रैक्ट करेगी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. सर जब ये कंट्रैक्ट करेगी ना सर, उससे भी इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम. बट डॉर्सोवेंट्रली, आगे से पीछे, आगे से पीछे. ठीक है. यहाँ पे ऊपर से नीचे, यहाँ से आगे से पीछे हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज. सर जब थोरेकस वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज, थोरेकस वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज, इट मींस दैट थोरेसिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज. सर थोरेकस प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज. सर जहां से थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज. ठीक है. थोरेकस वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज, थोरेकस वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज. जब थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इट मींस दैट टोटल थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज. सर जब टोटल थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल थोरेकस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सर जब टोटल थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हम इंस्पिरेशन कर पाते हैं. एंड दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द इंस्पिरेशन. एक्टिव प्रोसेस, इसमें फेरेनिक मसल कंट्रैक्ट करेगी, इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, थोरेकस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये कंट्रैक्ट करेगी, इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर. इट मींस दैट टोटल थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज, टोटल थोरेकस प्रेशर डिक्रीज, एंड हम इंस्पिरेशन कर पाएंगे. दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द इंस्पिरेशन. आई होप कि आपने समझा होगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे देखो, अगर ऐसे कोई समझाएगा तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा. ठीक है. चलिए हम अब एक्सपायरेशन पढ़ेंगे. ठीक है. वीडियो को पॉज कीजिएगा बेटा और नोट्स बनाइएगा अपने. ठीक है. सो दैट कि आप भी फिर मजा देखो क्या आता है पढ़ने में, क्या मजा आता है. ठीक है. अब हम एक्सपायरेशन पढ़ेंगे. क्या बेटा पढ़ेंगे? एक्सपायरेशन. अब आपने इंस्पिरेशन की, एक्सपायरेशन तो भी करते हो ना. देखे मैंने इंस्पिरेशन की, अब एक्सपायरेशन हो जाएगी. बट एक्सपायरेशन जो है ना, ये खुद ही हो जाएगी, एनर्जी के बगैर ही हो जाएगी. दैट इज व्हाई एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस. एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस. एक्सपायरेशन क्यों गोबरा पैसिव प्रोसेस है सर. पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही हो जाती है. तो यहाँ पे एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो जाएगा सर, आपने पहले ही बोला डायफ्राम मसल नंबर 1. पैसिव प्रोसेस लिखा आपने सर? ठीक, हमने लिखा. नंबर 1 सर, यहाँ पे डायफ्राम मसल. कौन सी डायफ्राम मसल? प्लीज बेटा नोट्स बनाओ. डायफ्राम मसल. डायफ्राम मसल सर ये रिलैक्स करेगी ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपायरेशन. जब ये रिलैक्स करेगी सर, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम सर. डिक्रीज हो जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम सर. थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज बोले तो सर इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर. थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद सर दूसरी मसल इसमें इन्वॉल्व होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल सर ये भी रिलैक्स करेगी. सर ये भी रिलैक्स करेगी. और बेटा रिलैक्सेशन के से क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम. सर डिक्रीज हो जाएगा क्या, थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा सर. थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज बोले तो, ये बोले तो थोरेकस इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर. इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर, थोरेकस प्रेशर, थोरेकस प्रेशर. ठीक है.
सर जब थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज, यहाँ पे थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज, इट मींस दैट टोटल थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज। सर जब टोटल थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टोटल थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सर जब टोटल थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हम एक्सपायरेशन कर पाएंगे, हम एक्सपायरेशन कर पाएंगे। एज एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, खुद ही हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन दो मसल्स इन्वॉल्व होती है। नंबर वन डायफ्राम मसल, आल्सो कॉल्ड एज फेरेनिक मसल। ये क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। सर जब ये रिलैक्स करेगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सर उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम। डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, दैट मींस कि इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर। तो यहाँ पे थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो गया। आफ्टर दैट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है नॉर्मल एक्सपायरेशन में। सर जब ये रिलैक्स करेगी तो डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर। थोरेकस वॉल्यूम इंक्रीज, थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज, थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज, इट मींस टोटल थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज। सर से थोरेकस प्रेशर इंक्रीज, थोरेकस प्रेशर इंक्रीज, इट मींस दैट टोटल थोरेकस प्रेशर इंक्रीज। जब टोटल थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हम एक्सपायरेशन कर पाएंगे। This is the expiration. This is the inspiration mechanism behind the inspiration and expiration. I hope कि आपने ये समझा होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोटिस बनाइएगा, फिर कहते फिरोगे था कोई हम आज बनाते पर अभी वो अवेलेबल नहीं है, अभी उसके लिए फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में पढ़िए बेटा, और मजा आपको आएगा पढ़ने में और दिल भी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें ही क्लास में करता हूँ सो दैट कि मजा आता है। ठीक है, अब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करेंगे। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करेंगे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में पहले मैंने बोला मैकेनिज्म अपोजिट होता है। ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, देखो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गई, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी, है ना। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होती है? दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इस वक्त क्या चेंजेस अंदर हो जाती है? नंबर वन क्या होता है बेटा? नंबर वन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस यहाँ पे तीसरी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अभी तक हम दो की ही बात कर रहे थे, बट तीसरी मसल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल, यही से क्वेश्चन बनेगा, यही से मुश्किलें आसान हो जाएगी। ठीक है, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, MUSCLE मसल। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड द एब्डोमिनल मसल, ये बेटा कंट्रैक्ट करेंगे, ये बेटा कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे सर, उसकी वजह से अंदर सर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा थोरेकस वॉल्यूम। सर आपने क्यों बोला यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा? कंट्रैक्शन की वजह से तो इंक्रीज होता है, बट बेटा मैं यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा बेटा अंदर थोरेकस वॉल्यूम, थोरेकस वॉल्यूम। सर जब थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा थोरेकस प्रेशर। ये भी बहुत ज्यादा थोरेकस प्रेशर इंक्रीज होता है थोरेसिक प्रेशर। कौन सा? थोरेसिक प्रेशर बेटा इंक्रीज हो गया। जब थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्सफुली एयर को हम बाहर छोड़ देंगे। फोर्सफुली एयर जो है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर एक्सपायर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर की कोई जरूरत ही नहीं है, जो भी लिखो बस समझना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो जाएगी, या फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ पे तीसरी मसल इन्वॉल्व होती है, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, नंबर 2 इज एब्डोमिनल मसल। ठीक है, एब्डोमिनल मसल। ठीक है बेटा, इसकी वजह से डिक्रीज होता है थोरेकस वॉल्यूम डिक्रीज बोले तो इंक्रीज थोरेकस प्रेशर। जब थोरेकस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन ऑफ द एयर हो जाएगा,
हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है बेटा। मैंने बोला कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, मैंने बोला सर इट इज एन अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द मसल्स, नंबर वन इज द डायफ्राम मसल एंड नंबर टू इज द इंटरकोस्टल मसल। सर जब ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं ना ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, तो उसकी वजह से इंक्रीज होता है थोरैकस वॉल्यूम, जब इंक्रीज हो गया थोरैकस वॉल्यूम उसकी वजह से सर डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस प्रेशर, जब थोरैकस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हम इंस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करेंगे जब ये दो मसल्स कौन कौन सी, फेरेनिक मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे ना उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा थोरैकस वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा थोरैकस प्रेशर, उसकी वजह से हम एक्सपायरेशन फिर कर पाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इंस्पिरेशन आपको अलग पढ़ाई, एक्सपायरेशन मैंने अलग पढ़ाई, और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में मैकेनिज्म अपोजिट होता है, ठीक है। आई होप कि आपका जो ये मैकेनिज्म ब्रीदिंग है ना, अगर 10 क्वेश्चन भी वो यहाँ से पूछेगा ना आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लेवल दी है, ऐसे ही पढ़ाया गया है, यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। विदाउट स्मार्ट बोर्ड मैंने आपको ऐसे रियलाइज करा के दिया जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, मैं थकता नहीं हूँ, ठीक है, मैं थकता नहीं हूँ, आप भी मत थकिएगा, पूरे एनर्जी के साथ बैठिएगा, क्योंकि मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे 2 क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी मुश्किलात हालात हो जाएगी, मुश्किलात हालात नहीं, मुश्किलें आसान हो जाएगी, कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए आप टॉपिक लिखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। आपसे वादा है 6 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाए, चाहे आप सीबीएसई के बोर्ड से नीट की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट प्राइमरी फोकस विल बी हियर ऑन द नीट, ठीक है बेटा। नीट पे प्राइमरी फोकस चल रहा है, क्योंकि हर किसी चैप्टर के बाद में 1 शॉर्ट वीडियो लाऊंगे, 1 शॉर्ट में सारा चैप्टर खत्म। बट जो पहले ये वीडियो देखेगा ना उसी के लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसमें फिर हम समराइज करके बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसमें डायरेक्टली आपको बोलेंगे कहां से, किस पॉइंट से, किस लाइन से क्वेश्चन आएगा। बट द थिंग इज कि आपको पहले ये लेक्चर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे। क्या बेटा देखेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे सर, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो यहां पे आप लिखे ए हेल्दी, ठीक है, या ऐसे लिखिए ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, ऑन एन एवरेज ए healthy human adult, can breathe, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, can breathe 12 to 16 times per minute, 12 to 16 times पर मिनट की। एक मैं भी एडल्ट हूँ और मैं हेल्दी ह्यूमन हूँ, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग आपके सामने, हेल्दी 6 फुट का आदमी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक एवरेज में अगर हम बात करते हैं ना, 12 to 16 टाइम्स मैं ब्रीदिंग करता हूँ, दिस इज वन ब्रीदिंग, 12 to 16 टाइम्स मैं 1 मिनट में करता हूँ, ठीक है बेटा। लिखिए, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड spirometer. It is measured by device called a spirometer. Measured by device spirometer, 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 and capacity recorded by spirogram.
capacity is a capacity recorded by spirogram. क्या बेटा? spirogram. ऑन एन एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, ठीक है। और ये हम मेजर करते हैं किससे? स्पायरोमीटर से। और जो कैपेसिटी हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो हम आगे पढ़ेंगे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं स्पायरोग्राम से। किससे? स्पायरोग्राम से। ये 3 पॉइंट्स आप पहले लिखिएगा बेटा, ठीक है, स्पायरोग्राम से। एक सेकेंड, देखिए बेटा, अब हम यहां पे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। आपके एनसीईआरटी पे मेंशन है, एनसीईआरटी को आगे रखिएगा, फिर देखिएगा कि 2 पेजेस पे इतनी थ्योरेटिकल बातें दी हुई हैं और वहां पे एग्जाम में फिर जाते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। दैट इज वाई एक ही डायग्राम में सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं, सारे खत्म यहां पे हो जाएंगे। देखिए बेटा, नंबर 1, यहां पे जो आपको यहां से ग्राफ दिख रहा है ना, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। आप अभी बैठ के हो, आप इंस्पायर कर रहे हो एयर, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में। द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग आप इंस्पायर करते हो, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो दिस इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है 500 ml, यानी आप अभी एक इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है, दिस इज इंस्पायरेशन, ठीक है, आप इंस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन आप कर रहे हो, दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम, दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक ब्रीथ में 500 ml, एक इंस्पायरेशन में 500 ml ऑफ एयर, क्या एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर ले रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं ऐसे बेटा? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं बेटा। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एंड टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, दिस इज कॉल्ड ए टाइडल वॉल्यूम। देखो मैं अभी नॉर्मल स्टेट में हूं, नॉर्मल कंडीशन में हूं, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा हूं, देखिए दिस इज टाइडल वॉल्यूम या दिस इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका ये 500 ml होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस इज टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करते हो ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखिए फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज टाइडल वॉल्यूम। ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इंस्पायर करता हूं, यहां तक मैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन की। जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन की उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। क्या बेटा? इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये 2500 ml से 3000 ml होता है। 2500 ml से 3000 ml होता है, 3000 ml होता है। क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद देखिए मैं ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन करनी है। देखिए ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इंस्पायर कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इंस्पायर कर रहा हूं, इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये 2500 ml से 3000 ml इसका होता है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, उसके बाद मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूंगा। This is forceful expiration. During the forceful expiration मैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहा हूं फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बेटा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। 1100 ml दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले मैंने ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग मैं
मैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करता हूँ या एक्सपायर करता हूँ, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, 500 ml होता है। उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन से मैंने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये 2500 से 3000 ml होता है। उसके बाद मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूंगा। देखिए टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मैंने की। ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन मैंने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर किया, एक्सपायरेशन किया, वॉल्यूम ऑफ एयर का कितने, ठीक है, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर का मैंने एक्सपायरेशन किया ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये 1000 to 1100 ml होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग्स में रहता है, ठीक है। मैंने टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद यानी ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन मेरे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अभी भी प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है, 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है बेटा। अभी 1 मिनट रुकिए, आप अजान हो रही है, ठीक है, ठीक है बेटा। आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर मेरे लंग्स में रहता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वो 1100 to 1200 ml होता है, ठीक है। दीज आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब कैपेसिटीज हम देखेंगे। पहले मैंने बोला टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इंस्पायर करता हूँ, एक्सपायर करता हूँ ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने इनहेल किया, इंस्पायर किया, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 2500 से 3000 ml होता है, ठीक है। उसके बाद मैं फोर्सफुली कितना एयर बाहर छोड़ देता हूं ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 to 1100 होता है। उसके बाद आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी मेरे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बेटा? उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये 1100 to 1200 ml होता है। अब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या क्या बेटा? टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 25 to 3000 ml होता है, एंड यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीन वॉल्यूम्स को अगर हम जोड़ेंगे ना, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। क्या बेटा? उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इट मींस दैट वाइटल कैपेसिटी includes sir tidal volume, it includes tidal volume sir, it includes inspiratory reserve volume sir, it includes expiratory reserve volume sir। अगर हम inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume और tidal volume को जोड़ेंगे सर, that is total or that is vital capacity, that is vital capacity सर। अगर हम vital capacity को देखेंगे, ठीक है सर, अगर हम vital capacity को देखेंगे, ये 4600 ml होती है। 4600 ml क्या? 4600 ml vital capacity होती है। tidal volume 500, this is 3000 and this 1100, that is 4600 ml क्या? vital capacity होती है। यानी tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, इन तीन वॉल्यूम को जब हम जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है सर 4600 ml, ठीक है। उसके बाद सर आपने तो दूसरी कैपेसिटी यहाँ पे लिखी, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। सर अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी देखेंगे सर, इट मींस दैट टोटल लंग की कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम भी है सर, इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा सर, इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा सर, इसमें सर रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। ये चार वॉल्यूम्स इसमें आ जाएंगे। टोटल लंग कैपेसिटी यानी टोटली आपके लंग की कितनी कैपेसिटी होती है। अगर हम जोड़ेंगे टोटल लंग कैपेसिटी में, एक तो हम जोड़ेंगे सर टाइडल वॉल्यूम को, प्लस सर हम जोड़ेंगे IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
सर हम जोड़ेंगे ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को सर, और सर हम जो अंदर लंग्स में रहता आफ्टर दी फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। सर अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे, किन किन को सर, टाइडल वॉल्यूम, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर इन चार वॉल्यूम्स को हम यहाँ पे मेजर करेंगे ना सर, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करेंगे बेटा, ठीक है सर, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। सर टोटल लंग कैपेसिटी हम सुपेरोग्राम से मेजर नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? आप ही मुझे बोल रही हो, ठीक है, पर मैं ही आपको बोलूंगा। आप बोलोगे सर टोटल लंग कैपेसिटी, आपने बोला कि ये होता है टाइडल वॉल्यूम, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। सर आपने क्यों बोला कि ये हम सुपेरोग्राम से नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर लंग्स में ही रहता है, तो सो दैट कि आप लंग्स में मशीन भेजोगी, लंग्स में ज्यादती करोगे हमारे साथ, ठीक है, ज्यादती करेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम टोटल लंग कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना, आई होप कि इतना आपने समझा होगा। और ये आप अभी डिक्टेट भी मैं करूंगा आपके लिए, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, डिक्टेट भी करूंगा मैं और आप लिखना, ठीक है। अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे, क्या बेटा, ये वॉल्यूम्स थे, अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे, अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे बेटा। आप लिखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे, और मरते दम तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब लिखे बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्या लिखोगे? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लिखेंगे सर, ठीक है, हाँ सर, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लिखेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लिखेंगे सर, कैपेसिटीज ऐसे लिखोगे आप नोटबुक पे, अगर आप बनाते होगे, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है, चलो आई होप सो। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, सर पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखेंगे। सर टाइडल वॉल्यूम हो गया टीवी हो गया, टीबी नहीं, वो है ट्यूबरकुलोसिस जो हमें पढ़ना है, ठीक है, बट यहाँ पे टीवी है, टाइडल वॉल्यूम। सर टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, 500 ml होता है। सर उसके बाद आपने बोला इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन आप कितना एयर इंस्पायर करते हो, उसको हम कहते हैं सर इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर ये होता है 2500 से 3000 ml, ठीक है सर। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर जो एक्सपेल कर रहे हो, इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है सर 1000 to 1100 ml, 1000 to 1100। उसके बाद सर आपने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ही रहता है सर, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सर रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होता है, 1100 से 1200 होता है सर। बट आपने तो ऊपर हमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लिखा है, सो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा, एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे जरूरत है इसकी, ठीक है। आप पहले लिखे इनस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, इनस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी लंग्स की कितनी होती है, ठीक है बेटा, ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए इनस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम, इनस्पायर रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आप इनस्पायर एक भी मॉलिक्यूल आप इनस्पायर नहीं कर सकते आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये हो गया इनस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड द इनस्पिरेटरी कैपेसिटी सर, ठीक है सर। बट यहाँ पे आप हल्ला मचाते हो, हल्ला नहीं मचाना, इससे मजा आता है क्लास में, ठीक है। सो इनस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है सर टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नंबर 2 सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी सर, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी सर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर आपने तो यहाँ पे भी टाइडल वॉल्यूम बोला सर, इसीलिए मैंने बोला बच्चा मैंने इसीलिए यहाँ पे बोला टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बोला टाइडल वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग आप कितना एयर इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हो गई ना, एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, सर वाइटल कैपेसिटी होती है पहले तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम्स होती है सर वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद चौथी कैपेसिटी आप लिखोगे टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। सर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है सर एक तो हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी होगी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और बेटा यहाँ पे जो लंग्स के अंदर आफ्टर द फोर्सफुल एक्सप्रेशन एयर रहता है उसको हम बेटा कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। या टोटल लंग कैपेसिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वाइटल कैपेसिटी। एक तो ये तीन हो गए, ये तीन कवर, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हो। किसको? टोटल लंग कैपेसिटीज को, टोटल लंग कैपेसिटीज को। देखिए ये 3500 ml होता है। कितना? 3500 ml होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितनी? 3500 ml होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। 1600 ml होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, 3500 ml, 1600 ml एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। और वाइटल कैपेसिटी मैंने पहले बोला 3500 ml होता है बेटा। वाइटल कैपेसिटी इज 35 नॉट 4600 ml, ठीक है। 4600 ml होती है क्या वाइटल कैपेसिटी? 4600 ml, ठीक है, 4600 ml, 4600 ml वाइटल कैपेसिटी होगी। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी सर? पता नहीं कितनी होगी। क्यों नहीं होगी? सुपरग्राम से नहीं मेजर कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर ही रहता है। हाउ कैन वी मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम? दैट इज व्हाई टोटल लंग कैपेसिटी किसी को पता नहीं होती है। अब आप लिखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस याद रखना, डेड स्पेस वॉल्यूम, DSV नहीं, DSV, डेड स्पेस वॉल्यूम। सर डेड स्पेस वॉल्यूम तो नया ही है यहाँ पर, बट मैं आपको समझाऊंगा ना डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, जो ड्यूरिंग द टाइडल वॉल्यूम, ड्यूरिंग द टाइडल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग टाइडल वॉल्यूम होता है। और उसी में से थोड़ा बहुत वॉल्यूम हम लेते हैं, वो कंडक्टिंग जोन में ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता है। उस वॉल्यूम को हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं सर। डेड स्पेस वॉल्यूम सर 150 ml होता है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो आपके कंडक्टिंग जोन में रहता है और रेस्पिरेटरी जोन में कभी नहीं रहता है, और ये नहीं कंडक्टिंग जोन से भी कभी बाहर नहीं निकलता है। इसको हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं सर क्या कहते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर which remain in conducting zone during breathing. The volume of air which remain in conducting zone during normal breathing, उसको हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। ये कितना होता है बेटा? सर ये 150 होता है। आई होप कि यहाँ तक आपने एक बात समझी होगी। अब नेक्स्ट टर्म लिखोगे पल्मोनरी वॉल्यूम। टोटल में पल्मोनरी वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, नोटिस बनाए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं आप नोटिस बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये नोटिस। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है बेटा। एक लेक्चर को 1 घंटे के लेक्चर के पीछे 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी नहीं समझिए प्लीज कि हम YouTube से पहले देखते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। हम खुद बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, खुद क्वेश्चंस करके आपके सामने आते हैं। ऐसे ही आपके सामने हम नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका फायदा उठाओ। 1 घंटे का लेक्चर के लिए हम 10 घंटे पहले इस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लिखे पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या लिखेंगे? या पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी PULMONARY, पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम कितना होता है? क्या होता है सर? पल्मोनरी वॉल्यूम इज रेट ऑफ ब्रीदिंग। किस रेट पे, किस स्पीड पे आप ब्रीथ कर रहे हो? रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम। रेट ऑफ ब्रीदिंग
rate of breathing into tidal volume, into tidal volume, into tidal volume, into tidal volume, rate of breathing into tidal volume. Rate of breathing is 12 to 16 times per minute. tidal volume कितना होता है बेटा? 500 होता है. यहाँ पे इसलिए आपको ये मैथ्स दिख रहा है ना, यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था नीट को, ठीक है, वो भी हम शो करेंगे. 12 to 6 टाइम्स ब्रीदिंग की रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम, उसको हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं. तो ये जब इसका हम फिर यहाँ पे इसको मैथ में क्या कहते हैं, जब इसको हम फिर करते हैं ना, तो यहाँ से 5000 ml 5000 ml to 8000 ml ऑफ एयर क्या करते हो आप? इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो 1 मिनट में, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम. क्या बेटा? पल्मोनरी वॉल्यूम. रेट ऑफ ब्रीथिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है. रेट ऑफ ब्रीथिंग 12 to 6 टाइम्स पर मिनट इनटू टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500. तो ये हो गया 5000 to 8000 ml. 5000 to 8000 ml. तो अगर 6 भी लिखोगे तो लिखिए, ठीक है. 6000 to 8000 ml ऑफ एयर, ठीक है. एक वॉल्यूम आप लिखेंगे बेटा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. क्या? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम हमको पढ़ना है, ठीक है. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम आया समझ. रेट ऑफ ब्रीथिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम. अब है फंक्शनल FLC, फंक्शनल FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. सर ये क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग. उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ही रहेगा लंग्स में, उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. सर उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सर दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. बट ड्यूरिंग द नॉर्मल, आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रहता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है. ये कितनी होती है? ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, प्लस ये बेटा क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल. ये होगी ना. देखिए पहले मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन करता हूँ, टाइडल वॉल्यूम मैंने बाहर फेंका, अब मैं क्या बाहर एक्सपायर कर सकता हूँ? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है. अब तो मैं यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपायर कर सकता हूँ, ठीक है. प्लस अंदर क्या रह गया? सर अंदर रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम, इसलिए मैंने लिखा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज कॉल्ड द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. वो वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ये होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बेटा. पल्मोनरी वॉल्यूम होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग, आप किस रेट से किस स्पीड से ब्रीथ कर रहे हो, इनटू जब करोगे टाइडल वॉल्यूम तो वो हो गए 1 मिनट में 6000 ml to 8000 ml. 6000 ml to 8000 ml. ये क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम होता है कि 8 मिनट में आप इतना एयर को एक्सपायर करती हो, ठीक है बेटा. सो यहाँ पे और एक, ठीक है, यहाँ पे और एक आपको लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं लास्ट पॉइंट है, दैट इज लास्ट पॉइंट है, दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन. क्या बेटा? एल्वियोलर वेंटिलेशन. देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन. एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है बेटा? ठीक है, देखिए it is the rate at which the fresh air reaches the alveoli. It is the rate at which fresh air reaches the alveoli and adjoining areas like alveolar ductus, alveolar sacs SACs, ठीक है, and respiratory bronchioles. यानी किस रेट पे, किस स्पीड पे जो फ्रेश एयर है, जो आप फ्रेश एयर इंस्पायर करते हो, ये किस स्पीड पे, जो आप फ्रेश एयर अभी एयर फ्रेश एयर इंस्पायर कर रहे हो, ये किस स्पीड पे, किस रेट पे आपके एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, आपकी एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, उसको हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं. क्या बेटा? इसको हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं. तो लिखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट क्या होगी? एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट कितनी होगी बेटा? फिर सर वो होगी रेट और एक मिनट एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट,
पर मिनट। एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट कितनी होगी सर? सर वो होगी रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू आप करोगे टाइडल वॉल्यूम माइनस करोगे डेड स्पेस वॉल्यूम, माइनस करोगे डेड स्पेस वॉल्यूम। अगर मैं इनटू करूंगा ना यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम बस वो हो गई पल्मोनरी वेंटिलेशन। बट यहाँ पे एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होती है? एल्वियोलर वेंटिलेशन की किस स्पीड के किस रेट पे एटमॉस्फेरिक एयर आपके एल्वियोलाई तक पहुंचता है, जो लंग्स में होते हैं, जो एयर सैक्स लंग्स में प्रेजेंट होती है, किस रेट पे पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है बेटा, एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट। अगर हम पर मिनट देखिए सर, इसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग आ जाएगा सर और टाइडल वॉल्यूम माइनस DSV। अगर हम सर रेट ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे 12 लेंगे सर, हमने 12 to 16 होता है, हमने 12 लिया और सर इनटू किया टाइडल वॉल्यूम सर 500 ml। ठीक है सर, और DSV इसलिए सर क्योंकि ये कंडक्टिंग जोन से बाहर ही नहीं निकलता, इसीलिए इसको माइनस करना है, इसलिए इसको माइनस करना है सर। जब हम 12 इंटू करते हैं फिर यहाँ पे कितना रहता है सर? यहाँ पे रहता है 350। 12 इंटू 350 जब हम करते हैं तो सर वो हो गया 5600 ml, वो हो गया 5600 ml आपके। आप जब आप 12 बार, जब आप 12 बार क्या करोगे, आप एक्सपायर करोगे एयर एंड पर मिनट, ठीक है। और 5600 ml जो है एयर वो आपके एल्वियोलाई तक पहुंचती है, वो आपके एल्वियोलाई तक पहुंचती है। इट इज कॉल्ड द एल्वियोलर वेंटिलेशन। आई होप कि आपने समझा व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम। Number 2, what is the inspiratory reservoir volume? And number 3, what is the expiratory reservoir volume? After the expiratory reservoir volume, कुछ वहां पे होता है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने पढ़ा डेड स्पेस वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो ऑलवेज कंडक्टिंग जोन में रहते हैं, बाहर नहीं निकलता है, दैट्स कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम, वो 150 होता है। टाइडल वॉल्यूम वो सर 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो सर 2500 to 3000 ml होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर वो 1000 to 1100 ml होता है। और उसके बाद आफ्टर द फोर्सफुल एक्सप्रेशन जो भी वहां पे आया रहता है उसको हम क्या कहते हैं सर? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की वो कितना होता है सर? वो होता है 1100 to 1200 ml। उसके बाद मैंने कैपेसिटी पढ़ाई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद मैंने पढ़ाया फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन कितनी होती है और इसका जो कितना ml होता है। आई होप कि, क्योंकि बेटा प्लीज एंड प्लीज नोट्स बनाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये आज का जो एक मिनट, ठीक है, अब क्यों डिक्टेट करना है? आपने तो सब कुछ यहाँ पे समझा है, ठीक है, अब क्यों आप थोड़ी अब अपनी कॉपी पे लिखोगे? अगर ये ऑफलाइन क्लास हो तो मैं लिखा था, ठीक है, यहाँ से बड़ा हो जाता है और इसीलिए मैं डायग्राम 1-2 बना के सब कुछ यहाँ पे आपका ये करता हूँ, ठीक है, आपकी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने, अगर ये लेक्चर की बात करेंगे ना बेटा, सेकंड लेक्चर, मैं सच बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैंने 10 घंटे पहले खर्च किए, खुद किताबें पढ़ी, ठीक है सर, खुद मैंने किताबें पढ़ी, ठीक, और उसके बाद आपके सामने मैं आया और ये लेक्चर डिलीवर किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा क्योंकि थ्योरेटिकली मैं कुछ नहीं बताता हूँ, बस डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द रेस्पिरेशन, आफ्टर दैट हाउ रेस्पिरेशन इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, आफ्टर दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हमने, ठीक है। हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ने से पहले वो हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। और किस ऑर्गेनिज्म में, किस एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली याद करना होता है। और उसके बाद मैंने पढ़ाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें मैंने पढ़ाया पहले कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया उसमें, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसमें मैंने लंग्स मैंने पढ़ाया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। उसके बाद हम आए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, मैकेनिज्म ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन पढ़ाई, एक्सपिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन पढ़ाई, क्या क्या होता है, कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमने पढ़ाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में पढ़ाई, उसमें पढ़ाई टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटीज पढ़ाई मैंने, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटीज, उसके बाद एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होती है, ठीक है। और आई होप कि इन 2 टॉपिक से आपका, इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन तो इससे मिलेगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो
वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसमें आपको मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा और आराम से उसको समझेंगे, क्योंकि वही कंसेप्चुअल पार्ट है इसमें, और कंसेप्चुअल टॉपिक वही है, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या 23 की बात अगर हम पढ़ेंगे और 24 की बात 23 की अगर हम बात करेंगे, इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और पहले जब मैंने आपको समझा ना हाउ रेस्पिरेटरी फिजियोकेमिकल प्रोसेस, उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है मणिपुर में, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया कि सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप दिया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्यूलर मेम्ब्रेन, बी दिया है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, D. Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out, and E. Utilization of the oxygen by the cells for the catabolic reactions and resultant release of carbon dioxide। इनको जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बनानी थी, और वो करेक्ट सीक्वेंस उसी चीज से जब मैंने वो डायग्राम बनाई हाउ रेस्पिरेटरी फिजियोकेमिकल प्रोसेस, उसमें मैंने आपको बताया कि पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या, वही चीजें इसने यहाँ पे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मणिपुर नीट 2023 में आया था, मणिपुर नीट 2023 में आया था, ठीक है बेटा, मणिपुर नीट 2023 में आया था, ठीक। उसके बाद अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखेंगे बेटा, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इसने 2020 में एक क्वेश्चन आया है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पहला इसने लिखा है कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, सेकंड कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड थर्ड पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड फोर्थ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। तो इनमें से आपको देखना है इनमें से कौन सा इवेंट होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मैंने पहले ही बोला, पहले कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ये हो जाएगी कंट्रैक्शन। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता नहीं, हो जाता है डिक्रीज, इट मींस दैट यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज है ना, यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और फोर्थ ऑप्शन इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, पल्मोनरी ये इंक्रीज होता है नहीं सर, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। तो पहले दो ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2016 में क्वेश्चन आया, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स and some air always remains in the lungs which can never be expelled because। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे लंग्स है ये कभी कोलैप्स नहीं होते ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, एंड कुछ एयरवेज में ही रहता है जो एक्सपेल हम नहीं करते हैं, ठीक है, जो हम एक्सपेल नहीं करते, दैट इज अ डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml होता है। बिकॉज आप बोले क्यों, देयर इज अ पॉजिटिव इंटरपिलर प्रेशर, अंदर पॉजिटिव इंटरपिलर प्रेशर होता है, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज ए नेगेटिव इंट्रापिलुरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, ठीक है। इसका यही ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है, खुद भी देखना। देखिए 1995 में 90s किड, ठीक है, आप 90s किड हो बेटा, सर हम 90s किड नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ 2002 2003 है, बट भाई अगर मैं बात करूंगा ना अपनी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 2005 है, मैं भी 90s किड नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपका छोटा भाई हूँ। द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्नड बाय, वेंटिलेशन मूवमेंट जो लंग्स है मैमल्स में ये कौन गवर्न करते हैं, ए पार्ट मस्कुलर वॉल ऑफ लंग नहीं, डायफ्राम यस सर, और कोस्टल मसल्स यस सर, कोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स की वजह से हम ये वेंटिलेटरी मूवमेंट्स करते हैं। और 1988 में एक क्वेश्चन आया है, इंटरकोस्टल मसल ऑकरियन, इंटरकोस्टल मसल किस में होती है, एब्डोमेन में, थाई में, रिब्स में, डायफ्राम में, ये तो सीधी बात है रिब्स में होती है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। 2023 में क्या क्वेश्चन आए, देखो कितना आसान होता है। फिर वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग क्या होती है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, यही होता है ना, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। हो गया आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी, इनमें से कौन सी ये करेक्ट है रिगार्डिंग द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ये आप खुद करोगे, आसान है। Total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This includes total lung capacity कितनी होती है, tidal volume, ये होता है, एक तो होता है vital capacity प्लस जो अंदर रहता है that is a residual volume, that is the total lung capacity, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, total volume and expiratory volume of an athlete is 500 ml, यानी expiratory total tidal volume
एक एथलीट है, इसका टाइडल वॉल्यूम है 500 ml और बेटा इसका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 ml रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200। ये बोल रहा है कि एक एथलीट साहब है, हम जाहिद साहब को लेंगे, ठीक है, मेरा दोस्त जाहिद साहब, एक जाहिद साहब है या एथलीट साहब है, जो एथलीट साहब है ना, एक सेकंड, एथलीट साहब का टाइडल वॉल्यूम इस एथलीट साहब का 500 ml है। कितना है बेटा सर? 500 ml है। एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका है कितना? इसका एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है 1000 ml है, ठीक है। और बोल रहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके रेजिडुअल वॉल्यूम है 1200 ml। आपको क्या बताना है? आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बतानी है। ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, नीट 2019 में कि एक एथलीट साहब है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 और रेजिडुअल वॉल्यूम है 1200 ml। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी? एज वी नो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? क्या होती है? ये सर होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर टाइडल वॉल्यूम कितना है सर? 500 है सर, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है सर? इसका 1000 है इस एथलीट साहब का। सर ये जब हम देखते हैं तो ये 1500 हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 1500 ml, ठीक है बेटा। ये नीट 2019 में आया। अब इसमें से इतना रॉकेट साइंस क्या है? आपको कुछ नहीं करना है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन खुद कर देना, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे कल, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या बेटा? एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये हम कल पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह रहमान, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपने एक एक चीज़ इसमें समझी होगी, और कभी भी किसी भी चीज़ में कमी रहती है इंसान को तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई पढ़ रहा है, कोई बच्चा, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख रहे हैं जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा तो भाई अगर आप में आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ खामियां रहती है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, सो दैट कि मैं सुधार लाऊं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। किसी भी वजह से पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।